हेलो बच्चों, मॉक टेस्ट 20 20वें मॉक पे आ गए। दो बीच में मॉक डिस्कस नहीं हो पाए और कुछ तो उसका जो भी था करेक्शन हो गया है। बाकी इसमें देखिए मॉक टेस्ट 20 में कैसे कैसे है। हाँ, मॉक टेस्ट 20 पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चा लोग। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज गिवन एज ए फंक्शन। देखिएगा इस तरह का क्वेश्चन हो सकता आ जाए। हाँ, क्योंकि 3-4 साल हो गया नहीं आया है। V इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 9 वोल्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप जानते हैं कि इसके लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट का आपने नाम सुना होगा। E इक्वल टू माइनस dV/dx करते हैं। तो आप इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, ये देखिए माइनस बाहर रख दीजिए। 5x स्क्वायर का कितना होता है 10x होता है, इसका 10 होता है। x की वैल्यू कितनी है 1 रख दीजिए, या E इक्वल टू कितना हो जाएगा -10 प्लस 10 यानी कितना हो जाएगा -20। तो -20 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, फर्स्ट का सी हो गया। तो इसके बाद चलते हैं, इसके बाद दूसरा करा है फोर्स F इज द नीडेड टू ब्रेक ए कॉपर वायर हैविंग रेडियस R। देखिएगा बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। द फोर्स नीडेड टू ब्रेक ए कॉपर वायर ऑफ रेडियस 2R विल बी। ठीक, तो फोर्स देख लेते हैं। तो आप जानते हैं यंग मॉडुलस में Y इक्वल टू क्या होता है F/A, ठीक है, डेल्टा L/L होता है। यानी कहने का मतलब अगर एक ही वायर है तो Y सेम होगा। ठीक है, तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा A। देखिएगा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा A। अब अगर मान लीजिए रेडियस 2R हो रहा है तो पहले केस में क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाई R। दूसरे केस में F डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाई 2R का स्क्वायर। 2R का स्क्वायर का मतलब क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाई 4 पाई R स्क्वायर। यानी F डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 4F हो जाएगा। F डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा 4F हो जाएगा। ठीक है, दूसरे के बाद तीसरे पे चलते हैं। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तीसरा करा द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज सर्किट आर गिवन। देख लीजिएगा दिया है करा एवरेज पावर इन वाट्स बताना है। तो पावर के लिए आपको पता ही है बेटा, पावर के लिए क्या होता है, पावर के लिए पता है एवरेज पावर जो होता है वह क्या होता है P0 V0 I0 V0 अपॉन 2 cos फाई होता है। ठीक है भाई, एवरेज पावर से क्वेश्चन बन सकता है, एवरेज पावर से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है ना भाई, तो एवरेज पावर से क्वेश्चन क्या है आ सकता है, बन सकता है। I0 V0 अपॉन 2 cos फाई। अब देख लीजिए इसमें I0 की वैल्यू कितनी हो गई है 1/√2, V0 की वैल्यू कितनी हो गई है 1/√2 अपॉन cos कितना हो गया π/3 हो गया, या कितना हो जाएगा यहाँ पे cos π/3 कितना होता है cos 60 1/2 होता है, तो कुल में लेकर ये 1/8 आ जाएगा ना। इसके बाद चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। स्ट्रीम लाइन कह रहा है स्ट्रीम लाइन फ्लो इज द मोर लाइकली फॉर लिक्विड। तो लो डेंसिटी हाई विस्कोसिटी, इतना तो आपको पता ही होगा। हाँ देखिएगा अच्छा क्वेश्चन है, लो डेंसिटी और हाई विस्कोसिटी पे होता है। 4 के बाद 5वें पे चलते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रेज गामा रेज, ये गामा रेज है। फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रेज गामा रेज एंड अल्ट्रावायलेट रेज आर रिस्पेक्टिवली ए बी सी। देन क्या है ए बी में क्या रिलेशन है, बी सी में क्या रिलेशन है, ये आपसे कहा जा रहा है। ए बी में क्या रिलेशन है, बी सी में क्या रिलेशन है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रेज गामा रेज एंड अल्ट्रावायलेट रेज रिस्पेक्टिवली ए बी सी। तो आपको पता है कि जिसकी वेवलेंथ ज्यादा कम होती है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। तो देखो भैया यहाँ पे गामा रेज की फ्रीक्वेंसी क्या होगी सबसे ज्यादा होगी, फिर उसके बाद एक्स रेज आएगा, फिर उसके बाद यूवी रेज आएगा, फिर उसके बाद विजिबल आता है, फिर उसके बाद बाकी आपका क्या होता है इंफ्रारेड माइक्रोवेव ये सब आता रहता है, लेकिन हमको 3 ही से मतलब है। तो देखिए इसकी वेवलेंथ कम है तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। इसको किससे रिप्रेजेंट कर रहा है बी से, और इसको ए से, और इसको क्या है सी से। तो इसका मतलब बी जो होगा वह ए से भी ज्यादा होगा और बी जो होगा वह सी से भी ज्यादा होगा। तो ये कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, तीसरा वाला कर रहा है। ठीक है ना। 5वें के बाद 6वां देख लीजिए क्या कर रहा है। 6वां अब आपको डायमेंशन का क्वेश्चन है। करा फ्रीक्वेंसी एफ इक्वल टू सी एम पे एक्स के पे वाई है, where c is a dimensionless quantity, the value of x and y, value of x and y आपसे पूछा जा रहा है। तो आप जानते हैं फ्रीक्वेंसी कितनी होती है f इक्वल टू, पता होगा आपको f इक्वल टू कितना √k/, कितना होता है m होता है। इसका मतलब k पे जो होगा वह हाफ होगा और m पे जो होगा -½ होगा। तो x की वैल्यू -½ और y की वैल्यू हाफ, x की वैल्यू -½ y की वैल्यू हाफ। इसका मतलब दूसरा वाला सही है। कौन सा सही है, दूसरा। फिर चलते हैं 6 के बाद 7वां देखिए। करा इफ गैस इज हीटेड एट द कांस्टेंट प्रेशर
इट्स आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी। तो बेटा आइसोथर्मल जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो नहीं प्रभाव पड़ती है। इफ गैस इज द हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर, भाई कांस्टेंट प्रेशर होगा तो आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, रिमेन्स कांस्टेंट। क्या रहेगा? रिमेन्स कांस्टेंट। फिर इसके बाद देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है 8वां, द अपैरेंट कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड व्हेन हीटेड ए कॉपर वेसल इज सी। ये देखिएगा अपैरेंट है, एंड व्हेन हीटेड इन द सिल्वर वेसल इज एस, सिल्वर इज अपैरेंट दिया है। इफ इज द लीनियर कोएफिशिएंट, देखिएगा लीनियर कोएफिशिएंट दिया है, लीनियर, ठीक है, कॉपर, देन द लीनियर कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ सिल्वर इज, ठीक है भैया। तो लीनियर कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ सिल्वर इज, अपैरेंट कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड व्हेन हीटेड। तो आपको पता होगा, जैसे मान लीजिए जब हम लिक्विड को किसी बर्तन में गर्म करते हैं तो लिक्विड में भी एक्सपेंशन होता है और बर्तन में भी होता है, दोनों चीजों में होता है, ध्यान दीजिएगा, लिक्विड में भी होता है और बर्तन में भी होता है। तो यहां बर्तन तो अलग अलग है लेकिन लिक्विड एक है। तो आपको यह पता होगा कि गामा अपैरेंट जो होता है, ध्यान दीजिएगा, गामा अपैरेंट, गामा लिक्विड, ठीक है, गामा लिक्विड माइनस क्या होता है, गामा सॉलिड होता है, ये होता है, ठीक है। हमको यहां ध्यान दीजिए लिक्विड का एक्सपेंशन समान होगा, तो लिक्विड क्या हो जाएगा, गामा यल इक्वल टू, गामा वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट है, ध्यान दीजिएगा, वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट है गामा यल। तो गामा यल इक्वल टू क्या होगा, गामा ए प्लस गामा एस। देखिएगा गामा यल, सबसे पहले कॉपर के बर्तन के लिए चलते हैं, किसके लिए चलते हैं, कॉपर के लिए। कॉपर के लिए गामा यल कितना हो जाएगा, गामा ए को क्या कह रहा है भैया, गामा ए को कह रहा है सी। देखिए गामा एस सी दिया है, सी दिया है, और गामा एस क्या है भैया, ये 3 टाइम्स ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होगा। तो 3 टाइम्स ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का मतलब 3 टाइम ऑफ, और इसका लीनियर एक्सपेंशन कॉपर का दिया है ए, तो ये देखिए ए हो जाएगा, ध्यान से देखना, 3 टाइम ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होगा, और लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट क्या दिया है, ए दिया है। फिर उसके बाद कॉपर के बाद हम लोग चलते हैं, ये देखिए कॉपर, कॉपर के बाद अब चलते हैं किसमें, अब कौन सा, सिल्वर। तो सिल्वर के बर्तन में गामा यल तो सेम होगा, सिल्वर का ये क्या दिया है, सिल्वर का ये देखिए, सिल्वर का यस दिया है, सिल्वर का ये देखिए यस दिया है, यस प्लस 3, ये क्या हो जाएगा, सिल्वर का अल्फा, ये पूछा है, ये देखिए सिल्वर का। अब देखिए दोनों का गामा यल और गामा, ये दोनों का कॉपर का और सिल्वर का दोनों का गामा यल आपस में बराबर होगा, यानी C प्लस 3A इक्वल टू क्या हो जाएगा, यस प्लस 3 अल्फा यस। या ये ध्यान दीजिए 3 अल्फा यस कितना हो जाएगा, 3 अल्फा यस इक्वल टू C प्लस 3A माइनस एस, या अल्फा एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, C प्लस 3A माइनस एस अपॉन कितना, 3। भैया ये अल्फा एस हो गया ना, तो C प्लस 3A माइनस एस अपॉन कितना हो जाएगा, 3A। है कोई ऑप्शन, एकदम है C प्लस 3A माइनस एस अपॉन 3, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, बन सकता है। ये देखिए बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, रेट ऑफ फ्लो। आप जानते भी है पॉजिटिव फार्मूला, रेट ऑफ फ्लो क्या होता है, π/8 होता है। तो क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/8। क्यू की वैल्यू कितनी होती है, आपको पता होगा, π/8 PR पे 4 अपॉन ईटा एल, PR पे 4 अपॉन ईटा एल। 9 के बाद 10वें क्वेश्चन में चलते हैं। द लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज 14 सेंटीमीटर। ये देखिएगा रिलैक्स डाई, रिलैक्स डाई का मतलब होता है कि इमेज इनफाइनाइट पे बन रही है। तो इमेज अगर इनफाइनाइट पे बनती है तो उस कंडीशन में क्या होता है, VO प्लस FE होता है, याद करिए VO प्लस FE होता है। तो यल इनफाइनाइट कितना दिया है, ये 14 दिया है, कितना दिया है, 14। और कुछ और दिया है, फोकल लेंथ ऑफ आई लेंसेज, ये देखिए VO निकल जाएगा, फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस कितना देखिए 5, यानी VO इक्वल टू 14 में से 5 जाए कितना बनता है, 9, ठीक है। फिर कह रहा है कि देन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव लेंसेज, देन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, मतलब UO पूछ रहा है, ठीक है। मैग्नीफाइंग पावर दे दिया है, तो मैग्नीफाइंग पावर कितना हो जाएगा, ये देखिए मैग्नीफाइंग पावर जो होता है VO अपॉन UO, D अपॉन कितना होता है इसमें, FE होता है, D अपॉन FE, सब कुछ दे दिया है। मैग्नीफाइंग पावर 25 हो गया, मॉड वैल्यू लीजिएगा, हाँ मॉड वैल्यू ध्यान रहे, VO अपॉन UO की वैल्यू निकालनी है, D कितनी होती है 25, FE कितना दिया है भाई, FE है 14, ना FE कितना है 5, तो 5 से 5 हो गया, ये 5 से 5 हो गया, या U0 की वैल्यू कितनी हो गई, 9/5, 9/5 का मतलब 18×5 90, 1.8 सेंटीमीटर, ठीक है ना। छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे क्वेश्चन इस समय। हाँ ये क्लास में करेक्शन, ये देखिए y इक्वल टू 0.25 साइन 316t है, ध्यान दीजिए, और ये साइन 310t है। ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन, ट्रेवलिंग इन, हाँ सेम डायरेक्शन,
द नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस पर सेकेंड विल बी, तो नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस, तो ये देखिए ये किसके बराबर होगा, ध्यान दीजिएगा ये किसके बराबर होगा, ये होगा 2 पाई f1 t इक्वल टू 316 t, टी कटा, f1 की वैल्यू 316 अपॉन 2 पाई बचा। सिमिलरली ये किसके बराबर होगा, ये देखिए 2 पाई f2 t इक्वल टू कितना होगा 310 t, टी कटा, f2 इक्वल टू 310 अपॉन 2 पाई बचा। अब बीट फ्रीक्वेंसी निकालनी है। बीट फ्रीक्वेंसी का मतलब भैया क्या हो जाएगा, दोनों फ्रीक्वेंसियों का अंतर f1 माइनस f2। देखिए बीट फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है दोनों फ्रीक्वेंसी का बेटा क्या अंतर, डेल्टा एफ इक्वल टू f1 माइनस f2, या डेल्टा एफ इक्वल टू f1 कितना है, ध्यान दीजिएगा f1 जो दिया है 316 अपॉन 2 पाई और माइनस 310 अपॉन 2 पाई, दोनों को अगर आप माइनस करेंगे तो बहुत अच्छा आएगा, 3 अपॉन कितना आएगा, पाई आएगा, 3 अपॉन पाई आएगा। समझ गए, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन 12 तो कर ही ले जाओगे बेटा, हाँ 13 देख लो। 13 क्या कर रहा है, डायग्राम शोइंग वेरिएशन ऑफ ग्रेविटेशनल क्या, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ अर्थ विद द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। ये देखिए आप जानते हैं अर्थ जो है सॉलिड स्फीयर है और इसके अंदर जो ग्रेविटी होती है वह कैसे होती है, -gm3r² माइनस r स्क्वायर अपॉन 2r³ होती है। यानी इसके अर्थ के सेंटर पे क्या होगा, r इक्वल टू 0 हो जाएगा, अर्थ के सेंटर पे -3/2 gm/r होता है। और अर्थ के सरफेस पे, ठीक है, अर्थ के सरफेस पे क्या हो जाएगा, अर्थ के सरफेस पे जो होगा वह -gm/ कितना हो जाएगा, -gm/ कितना होता है, r। ये अर्थ के सरफेस पे होता है, अर्थ के सेंटर पे होता है। इसका मतलब क्या होता है, जब हम अर्थ के सेंटर से सरफेस तक जाते हैं, देखिए ये अर्थ है, इसका सेंटर ये है, सेंटर पे 1.5 v0 पोटेंशियल है और यहाँ पे पोटेंशियल v0 है, तो यहां से यहां तक पोटेंशियल नॉन लीनियरली डिक्रीज करता है। और चूंकि पोटेंशियल निगेटिव में होता है तो इसीलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये देखिए यहाँ पे क्या है पोटेंशियल, ये जो पोटेंशियल है -1.5 v0 है और यहां से लेके यहां तक ये देखिए ये क्या v0, तो ये नॉन लीनियरली डिक्रीज कर रहा है कि नहीं। और उसके बाद क्या होता है, रेक्टेंगुलर प्रभाव होता है, यानी v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, r। तो कौन सा सही होगा, तीसरा वाला सही होगा, ठीक है। 13 के बाद 14 पे चलते हैं। क्या कर रहा है, द पावर ऑफ पंप विच कैन पंप 200 kg ऑफ वाटर टू हाइट ऑफ 200 मीटर इन 10 सेकेंड, कितना हो गया 10 सेकेंड, इज 10 सेकेंड। तो पावर इक्वल टू क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, पावर इक्वल टू होता है एनर्जी अपॉन कितना होता है, हाँ टाइम होता है। एनर्जी कितना होता है बेटा, mgh, टाइम कितना होता है बेटा t। तो ये बताइए पावर मास कितना हो जाएगा 200, g कितना हो जाएगा 10, h कितना हो जाएगा 200, टाइम कितना हो जाएगा 10। तो 200 इसका मतलब क्या हो गया 40 किलोवाट के लगभग आएगा, लगभग क्या वही। 15 क्या करा भैया, 15 करा हीट गिवन टू ए सिस्टम 35 जूल, इसका मतलब डेल्टा क्यू पॉजिटिव है, डेल्टा क्यू है, एंड वर्क डन बाय द सिस्टम 15 जूल। ये देखिएगा ये भी क्या है पॉजिटिव है। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो बेटा डेल्टा यू इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा क्यू कितना 35, ये कितना है 15, 35 में से 15 चला गया कितना बचेगा 20 जूल, ठीक है ना। ये कर लेना, बहुत सिंपल छोटे छोटे क्वेश्चन बेटा, इसी तरह के क्वेश्चन बनेंगे। ये देखिए 8 चार्ज हैविंग द वैल्यू एज शोन इन द फिगर, 8 चार्ज हैं, ये दिया गया है। करा कि द पोटेंशियल एट द सेंटर ओ विल बी, मतलब ओ पे पोटेंशियल क्या होगा। तो आप जानते हैं कि पोटेंशियल क्या होता है, चार्ज और डिस्टेंस डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है, जहां चार्ज में प्लस और माइनस दोनों चार्ज कंसीडर करते हैं, ये वेक्टर नहीं होता है। तो ये तो सबका डिस्टेंस क्या है, हाँ सबका डिस्टेंस क्या है, समान है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा v इक्वल टू क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सारे चार्जों का अलजेब्रिक सम अपॉन क्या r। अब सारे चार्जों का अलजेब्रिक सम कितना हो जाएगा, ये जोड़ लो 15 7 22 और 11 को जोड़ लो एक साथ, फिर 5 को जोड़ लो, उसमें से 7 माइनस कर लो, 5 माइनस कर लो, ये 5 माइनस कर लो, तो सब जोड़ लोगे तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू 9 × 10⁻9 और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी सब जोड़ने के बाद 28 × 10⁻6 और r कितना दिया गया है 0.4 मीटर दिया है। देखना अलजेब्रिक सम है, प्लस माइनस लेके जोड़ना है, प्लस और माइनस लेके, ये 0.4 हो गया। इसको सॉल्व करोगे तो इसका मतलब क्या आएगा, ये 16 के बाद 17 बेटा,
17 डिमिनिश्ड वर्चुअल इमेज। तो आप जानते हैं कि भैया ये जो डिमिनिश्ड वर्चुअल इमेज होती है, कॉनकेव मिरर में 5 रियल केस होता है और 1 वर्चुअल केस होता है, और जो वर्चुअल होता है उसमें बेटा इनलार्ज इमेज मिलती है, इनलार्ज इमेज मिलती है, डिमिनिश्ड इमेज मिलती है। और कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ 2 केस होते हैं और दोनों क्या बनाते हैं, वर्चुअल इमेज बनाते हैं। देखिए दोनों क्या बनाते हैं, वर्चुअल इमेज बनाते हैं, दोनों वर्चुअल इमेज बनाते हैं। ठीक है, तो 17 का 3। 17 के बाद 18 पे चलते हैं। इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इफ ए वीक इंटेंसिटी रेडिएशन इंस्टेड ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी इज यूज्ड, देन क्या होगा भैया, सैचुरेशन करंट डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ भाई सैचुरेशन करंट जो होगी वो क्या करेगी, डिक्रीज, क्योंकि आप जानते हैं करंट इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है ना। 19 क्या कर रहा है, 19 देखिए भैया, 2 बीम ऑफ लाइट हैविंग इंटेंसिटी आई एंड 4i। ठीक, उनके एक का फेज डिफरेंस π/2 है, ये करेक्शन कराया गया होगा, ये पाई है बी पे। द डिफरेंस बिटवीन द रिजल्टेंट इंटेंसिटी, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितना होता है आपको पता होगा, आई आर इक्वल टू क्या, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कॉस क्या होता है 5 होता है। तो ए वाले का क्या होगा, ए वाले का I1 I है, I2 4i है, और ये देखिए cos 90 का मतलब क्या हो जाता है 0। बी वाले का क्या होगा, I1 I है, ये 4i है, और प्लस 2 रूट I 4i और cos पाई। तो ये बताओ इसको क्या कहेंगे, 5i कहेंगे। cos पाई की वैल्यू -1 होती है, -1 का मतलब ये कितना आ जाएगा, i आ जाएगा। कितना आ जाएगा, i आ जाएगा। तो ये बताइए दोनों की इंटेंसिटी का डिफरेंस कितना आएगा, ia माइनस IB, 5i माइनस i, यानी कितना आ जाएगा, 4i आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4i हो जाएगा। ठीक है। 19 के बाद देखिए 20 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन विद डिस्टेंस आर फ्रॉम द लॉन्ग वायर। तो आप जानते हैं कि लॉन्ग वायर के कारण, इनफाइनाइट वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो B इक्वल टू कितना होता है, μ0/2 पाई I/R होता है। ये बताइए B और R के बीच का कैसा ग्राफ होगा, रेक्टेंगुलर ग्राफ होगा। रेक्टेंगुलर ग्राफ में कौन सा है, 1 वाला है। 20 के बाद 21 पे चलते हैं। 21 क्या कर रहा है, द बाइंडिंग एनर्जी। अब देखिए इसमें मिसिंग है, वो आपको करेक्शन कराया गया होगा, x इक्वल टू A प्लस बी, जहां x क्या रहा होगा 230। ठीक है, x क्या रहा होगा, हाँ 230, और ये A क्या रहा होगा 150, और B क्या रहा होगा इसका एटॉमिक नंबर, हाँ 180। करेक्शन क्लास में कराया गया होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ x। देखिए x का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दे दिया गया है। ठीक है, और इसका कितना दे रहा है, A का कितना दे रहा है 9.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसका कितना दे रहा है, B का कितना दे रहा है 7 पॉइंट। देन द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, मतलब अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज आपसे पूछा जा रहा है बेटा। क्या पूछा जा रहा है, अमाउंट ऑफ एनर्जी, हाँ रिलीज पूछा जा रहा है। तो अब इसके लिए क्या करना है भैया, फिर वही काम। ठीक है, मतलब इसमें हम देख लेते हैं पहले टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ यक्स देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ यक्स, फिर टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए एंड बी देख लेंगे। किसका देख लेंगे, टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए एंड बी। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहला काम, मतलब एनर्जी जो रिलीज होगी, टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ यक्स माइनस टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए एंड बी। चलिए टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ यक्स कितना हो जाएगा, यक्स हो जाएगा, ये देखिए यक्स जो हो जाएगा 230 इंटू 230 इंटू कितना हो जाएगा, 230 इंटू यक्स का कितना हो जाएगा, यक्स का 7.5 है, माइनस टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए कितना हो जाएगा, ए ठीक है 150 इंटू 9.2, और प्लस कितना है, प्लस 80 इंटू 7.9। अब इसको माइनस कर लीजिएगा, माइनस कर लेंगे बेटा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 287 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आएगा। ठीक है ना भैया, तो कर लीजिएगा। 21 के बाद 22 देख लीजिए क्या कह रहा है, फिजिकल क्वांटिटी है A इक्वल टू A², बी के देखिएगा इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है, मे भी बन जाए इस साल, हाँ क्योंकि ज्यादा दिन हो गया नहीं आया। तो A इक्वल टू A² B³ C रूट D, द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ A B C 1%, B में इतना है, C में इतना है, D में इतना है। व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन द क्वांटिटी A, तो क्वांटिटी A में कैसे निकालोगे, ये देखो
डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100, देखिएगा इसे पकड़िएगा, फिर देखिए ए के स्क्वायर को क्या कहेंगे 2 डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस बी क्यूब 3 डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 प्लस सी में डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100 और फिर ये हाफ डेल्टा डी अपॉन डी इंटू क्या 100, ये करेंगे। ठीक है ना, एक काम करेंगे। अब देखिए डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 आपको पता होगा कितना है, 1 है। 3 डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 आपको पता है कितना है, 3 इंटू 3 है। डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100 पता है 2 है, और डेल्टा डी अपॉन डी ये पता है आपको 2 है, तो 2 से 2 कट गया, 1 2 3 3 9 12 12 2 14%। है कोई ऑप्शन? एकदम है। 23 देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन। हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन देखिएगा, बन सकते हैं, आ सकते हैं भैया, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, 2-3 सालों से रेडियस ऑफ गायरेशन से क्वेश्चन आ रहा है, मतलब एक अल्टरनेट किया है, फिर बन सकता है, इस साल भी बन सकता है रेडियस ऑफ गायरेशन से क्वेश्चन। ठीक है ना, तो द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ गायरेशन, द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ गायरेशन ऑफ ए सर्कुलर डिस्क 2/3 ऑफ ए सर्कुलर रिंग। ध्यान दीजिएगा, रेशियो ऑफ रेडियस गायरेशन सर्कुलर डिस्क टू द सर्कुलर रिंग ईच ऑफ सेम मास एंड रेडियस देयर रिस्पेक्टिव एक्सिस, मतलब उनके सेंटर ऑफ मास के थ्रू। तो बताओ सर्कुलर डिस्क का रेडियस ऑफ गायरेशन क्या हो जाएगा, एम के स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर। देखिएगा सर्कुलर डिस्क का एम के स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर, और सर्कुलर रिंग का कितना हो जाएगा, देखिए सर्कुलर रिंग का कितना हो जाएगा, एम के टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी एम आर स्क्वायर हो जाएगा। दोनों को भाई डिवाइड कर दीजिए, k1 अपॉन k2 1 बाई कितना हो गया √2। छोटे छोटे ऐसे ही आसान क्वेश्चन, बहुत कठिन नहीं आप लोगों में आने वाले हैं, ये ध्यान दीजिए। क्या अगर न्यूक्लियस एक्स अंडरगोज फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन, एक्स से 2 बीटा पार्टिकल निकल रहा है और फिर उससे अल्फा, तो आप जानते हैं कि जब अल्फा पार्टिकल निकलता है तो एटॉमिक नंबर में 2 की कमी होती है, और बीटा पार्टिकल निकलता है तो एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाता है। तो 2 बीटा पार्टिकल निकले तो एटॉमिक नंबर 2 कम हो गया। ठीक है, अब फिर अल्फा पार्टिकल निकला, सॉरी 2 बीटा पार्टिकल निकला तो एटॉमिक नंबर बढ़ गया, और जब अल्फा पार्टिकल निकला तो 2 कम हो गया, लेकिन मास नंबर चेंज हुआ होगा, इसका मतलब आइसोटोप आएगा। क्या आएगा? आइसोटोप आएगा। एक्स एंड जेड आर आइसोटोप। ठीक है, एक्स एंड जेड आर आइसोटोप। फिर देखिए 25 क्या है, द वेलोसिटी ऑफ बॉडी, द बॉडी इज अंडरगोइंग। अब चलिए एक बार डिफरेंशिएट करिए इसको, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ए इक्वल टू क्या बचेगा, डीबी बाई डी टी का मतलब 20 0 हो गया, 0.1 टी स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा 0.2 टी। इसका मतलब आप देख रहे हैं एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड कर रहा है, एक्सेलरेशन क्या कर रहा है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रहेगा। क्या रहेगा? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रहेगा। ठीक है ना, तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रहेगा, ये चीज है। 25 के बाद 26 देखिए, द डायमीटर ऑफ 2 प्लेनेट आर इन द रेशियो 4:1। देखिएगा 2 प्लेनेट है, उनके डायमीटर का रेशियो कितना दिया है, एंड देयर मीन डेंसिटीज इन द रेशियो 1:2, और उनकी मीन डेंसिटी 1:2। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लेनेट विल बी। तो आप जानते हैं, देखिए ग्रेविटी के 3 फार्मूले होते हैं, G इक्वल टू GmE बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये मास और रेडियस का रिलेशन है। डेंसिटी का रिलेशन क्या होता है, 4/3 G पाई आर रो होता है। ये देखिए, ठीक है, 4/3 G पाई आर रो होता है, 4/3 G पाई आर रो होता है। स्मॉल g इक्वल टू 4/3 G पाई आर रो। तो अब देखो इसमें इसका रेडियस देखो, यानी G1 अपॉन G2 क्या हो जाएगा, रेडियस का मतलब डायमीटर का रेशियो वही हो गया 4/1, डेंसिटी का रेशियो 1/2। ठीक है, कट गया, यानी 2 कितना हो गया 1 हो गया। ध्यान देना, मास वाला बोले तो ये फार्मूला लेना, डेंसिटी वाला बोले तो ये लेना। ठीक है ना। फिर उसके बाद द कॉज ऑफ द पोटेंशियल बैरियर इन पीएन जंक्शन, भैया तो जानते ही होंगे। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाइए, द पार्टिकल ऑफ मास इज मूविंग। हाँ, मूविंग कैसे है, मतलब यहाँ पे के कुछ कांस्टेंट रहा होगा, या फिर इक्वल टू माइनस के अपॉन आर स्क्वायर, आर पे कर। द एंगुलर मोमेंटम एल ऑफ द पार्टिकल अबाउट द सेंटर वेरीज एज। ठीक, एंगुलर मोमेंटम कैसे वेरी करेगा, तो बेटा एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, आप जानते हैं कि एंगुलर मोमेंटम किसी भी पार्टिकल का एल इक्वल टू क्या होता है, mvr होता है। क्या होता है, तो अगर हमें v पता चल जाए तो भैया एंगुलर मोमेंटम निकालना कौन सी बड़ी बात है। तो
तो आप जानते हैं कि अगर वह इस फोर्स से घूम रहा है तो इसका मतलब सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, और सर्कुलर पाथ में इस फोर्स को कौन बैलेंस करेगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यानी ये जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होगा, यानी K/R²। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होगा। ध्यान दीजिएगा, किसके बराबर होगा? हाँ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होगा। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर का मतलब क्या होगा? एक R से R कट गया, यानी V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट R हो गया। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट R हो गया। तो V की जगह जरा रखो तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा? M। V की जगह रखो 1/√R, R यानी L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना हो गया? रूट R हो गया। ठीक है बच्चों, L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा? हाँ, रूट R हो जाएगा। ये हो गया। 28 के बाद 29 देखिए, बड़ा प्यारा क्वेश्चन। Let us suppose circular loop of radius are kept in the uniform magnetic field, current flow, then the tension produced in the loop। तो मैंने आपको देखिए क्लास में बताया था कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए, ठीक है, कोई लूप अगर रखा गया है, आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, मैंने सरफेस टेंशन में, सब मैंने आपको क्लास में बताया था। इसके लिए भैया एक फार्मूला याद रखिएगा, टेंशन T इक्वल टू उस चैप्टर का मेन फोर्स, उस चैप्टर का क्या? हाँ, जो मेन फोर्स हो, जो भी हो। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक का पढ़ेंगे तो मेन फोर्स कौन है बताइए? कूलम्स लॉ। इसका पढ़ेंगे तो कौन है? BIL, और अपान मैंने क्या कहा था? 2π। क्यों भैया? शॉर्टकट बताया था, इसीलिए पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, पढ़ाते वक्त बताया था। अब देखिए उस चैप्टर का मेन फोर्स यहां पे क्या है? BIL है, अपॉन क्या है? 2π। तो अब L की वैल्यू क्या होगी? L देख लीजिए, पूरा सर्कल है ये, तो सर्कल है तो 2πr इक्वल टू कितना हो जाएगा? L। तो L की जगह 2πr रख दीजिए, तो BIL 2πr अपॉन 2π, 2π से 2π कट गया, यानी BIR आएगा। कितना आएगा? BIR आएगा। ऐसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में है, ऐसे ही सरफेस टेंशन में भी है। ठीक है, उस चैप्टर का क्या है? जो महत्वपूर्ण फोर्स है, जिस पे बेस्ड है, उसको रख दीजिए, सब आ जाएगा। 29 के बाद 30 पे चलते हैं। इसका लेट अस प्लेस मैग्नेटिक डाइपोल एट ए राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स, द मैग्नेटिक इंडक्शन B, नाउ रोटेट थ्रू एन एंगल ऑफ 180 डिग्री, देन द वर्क विल बी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? वर्क विल बी क्या होगा? अगर इसको 180 डिग्री रोटेट कर देंगे भाई, तो ये बताइए 180 डिग्री रोटेट कर देंगे तो यहां पे वर्क पूछा जा रहा है, तो 180 डिग्री रोटेट को भी 90 डिग्री पे है, तो इसका मतलब वहां पे आप 0 से 180 डिग्री रोटेट कर रहे हैं, मतलब 90 से। तो इस दशा में देखिए क्या कर रहा है? लेट अस प्लेस मैग्नेटिक डाइपोल एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स, मतलब ऐसे डाइपोल रखा गया, θ1 इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, नाउ इट इज रोटेट थ्रू एन एंगल 180 डिग्री, मतलब 180 डिग्री का मतलब ऐसे आ गया, इधर से नहीं, मतलब कितने का चेंज आया? 90 का ही चेंज आया भाई, इससे लेंगे ना 90, 180 का चेंज आया है, तो डाइपोल से कितने का चेंज आया है? वो 90 का ही चेंज आया। देखना, ये 180 कंफ्यूज करेगा, तो U इक्वल टू क्या होता है? -mb cos थीटा। तो थीटा बेटा 180 मत रखना, अगर थीटा 180 रखे होंगे तो कई लोग 4 ऑप्शन मारे होंगे, ठीक है, जो कि गलत है भैया। जब ये ऑलरेडी 90 से है, ठीक, और आप 180 इससे नहीं घुमा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड से 180 घुमा रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड से अगर 180 घुमा रहे हैं तो कितना हुआ? 90 हुआ। कितना हुआ? 90, यानी U इक्वल टू कितना हो जाएगा? -mb cos 90, और cos 90 का मतलब क्या हो जाएगा? 0। cos 90 का मतलब क्या हो जाएगा? 0। इसके बाद 31 पे चलते हैं। द इक्वेशन ऑफ मोशन क्या दिया है? प्रोजेक्टाइल गिवन बाय x इक्वल टू 30/60। ये देखिए x इक्वल टू क्या दिया है? द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन x इक्वल टू 36। आप वेलोसिटी निकाल दीजिए, vx कितना हो जाएगा? 36। ठीक है, फिर क्या है? 2y इक्वल टू 96t है, 9.8 t स्क्वायर। फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो इसके लिए आप vy निकाल दीजिए, vy निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 48, हाँ 48 आ जाएगा, माइनस ये कितना आ जाएगा भैया? ये आ जाएगा 48 का मतलब क्या होगा? 9.8 4.9 यानी 9.8 t आ जाएगा। अब देखिए नेट वेलोसिटी v इक्वल टू कितनी होती है बेटा? vx i कैप प्लस vy j कैप होता है। तो प्रोजेक्शन पॉइंट पे समय क्या होगा? 0 होगा। बोलो, प्रोजेक्शन पॉइंट पे समय क्या होगा? तो इसका मतलब नेट वेलोसिटी v इक्वल टू क्या होगा? 36 i कैप, और यहाँ ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा, तो प्लस 48 j कैप होगा। और टेन थीटा आप जानते हैं, टेन थीटा क्या होता है? vy बाई bx होता है। टेन थीटा y कंपोनेंट अपॉन, यानी टेन थीटा y कंपोनेंट, y कंपोनेंट का मतलब 48 हो गया, और इसका मतलब 36 हो गया। तो क्या हो गया? 12 चौके 48, 12 3 36, यानी थीटा इक्वल टू 10 इनवर्स 4/3, 10 इनवर्स
4/3 यानी बी सही होगा। 31 के बाद 32, द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ थर्मो ईएमएफ, ओ सॉरी थर्मो ईएमएफ, हाँ थर्मो ईएमएफ सिलेबस में नहीं है, निकल गया है, लग रहा गलती से आ गया, सिम कोई क्वेश्चन दिया होगा, इधर उधर से हो जाता है टिक करने में। तो बेटा थर्मो ईएमएफ है नहीं, तो इस ये होता क्या है, इक्वल टू जनरली में वही अल्फा टी माइनस हाफ बीटा टी स्क्वायर होता है। तो डी बाई डी टी जीरो जब होता है तो वह क्या होता है, न्यूट्रल टेम्परेचर, तो आएगा नहीं, बस सॉरी इसके लिए। 33 देख लीजिए, 33 का रहा है, एन एसएचएम है एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड टी, द मैक्सिमम वेलोसिटी, सब तो बाएं हाथ का खेल है भैया तुम लोग के, वी मैक्स इक्वल टू ए ओमेगा, लैम्डा एम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, ये तो बाएं हाथ का खेल है तुम लोग के। 35 क्या कर रहा है, द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इमिटेड इज लैम्डा नॉट, कितना दे रहा है, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम थर्ड टू सेकंड ऑर्बिट, चलिए थर्ड टू सेकंड ऑर्बिट में जा रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1/लैम्डा नॉट इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। अब क्या कह रहा है भैया, अगर वह क्या जाए जंप फ्रॉम द फोर्थ टू सेकंड ऑर्बिट, ये देखो फोर्थ टू सेकंड का मतलब क्या हो जाएगा, ये देखिए 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर। करा भैया इसमें रिलेशन बताइए, तो दोनों को सॉल्व करके डिवाइड कर देना, आ जाएगा, ठीक है। 36 पे चलते हैं, देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन, और द फॉलोइंग सर्किट डायग्राम फाइंड द वैल्यू ऑफ बीएबी। तो बेटा ये देखिए, ये जो डायोड है वो फॉरवर्ड बाइस डायोड है, कैसा डायोड है, फॉरवर्ड बाइस, देखिए डायोड जो है वो कैसा है, फॉरवर्ड बाइस, और फॉरवर्ड बाइस डायोड में अगर रेजिस्टेंस नहीं दिया है तो उस रेजिस्टेंस का कोई मतलब होता नहीं है भाई, उसका कोई मतलब नहीं होता। तो ये देखिए 10 ओम और 10 ओम दोनों ये क्या होते हैं, पैरेलल में, तो पैरेलल में ये क्या हो गया, ये देखिए ये 10 ओम हो गया, और ये पैरेलल में कितना हो गया, ध्यान दीजिए, ये 5 ओम हो गया, पैरेलल में कितना हो जाएगा, ये 5 ओम हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा, ये देखिए 30 वोल्ट। याद रखिए हमने आपको पोटेंशियल, अब इस पे आपको पोटेंशियल बताना है, तो इसके लिए पोटेंशियल हमने क्या बताया, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, तो इसका जो पोटेंशियल होगा VAB इक्वल टू, देखिए V कितना है, पूरा 30 है, इनटू इसका रेजिस्टेंस 5 अपॉन इसका और इसका सम 15, तो ये क्या होगा, 15 से 2 बार चला गया, और ये 10 वोल्ट आ गया, कितना आ गया, 10 वोल्ट आ गया, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा 36 के बाद 37 क्या कर रहा है, व्हेन द पार्टिकल मूव इन द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इट हैज, तो भैया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता है, तो इसका मतलब जो वेलोसिटी होती है वह कैसे होती है, टेंजेंशियली, और एक्सीलरेशन केवल एक ही होता है, देखिए वेलोसिटी होती है टेंजेंशियल और एक्सीलरेशन क्या होता है, सेंटीपिटल, तो टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड रेडियल एक्सीलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म में 2 एक्सीलरेशन होते हैं, ठीक है ना। फिर क्या कर रहा है 38 क्वेश्चन, द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम मेजर्ड इनसाइड ए स्टेशनरी लिफ्ट इज फाउंड टू बी टी, ठीक है भैया, तो उसका टाइम पीरियड टी इक्वल टू 2π√L बाई क्या होगा जी, देखना छोटे छोटे क्वेश्चन, द लिफ्ट स्टार्ट एक्सीलरेटिंग अपवर्ड विथ एन एक्सीलरेशन g/3, तो जब ऊपर की तरफ जाएगी तो इसका मतलब 2π√, क्या हो जाएगा, L अपॉन G प्लस ये देखिए g/3 हो जाएगा, ठीक है। करा द टाइम पीरियड, अब दोनों को डिवाइड कर दीजिए, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, टाइम पीरियड निकल जाएगा बेटा, ठीक है। 38 के बाद 39 क्या कर रहा है, 39 कर रहा है कि द करंट सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 20%, क्या है, दस द रेजिस्टेंस इज डबल्ड, रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, डबल, फाइंड द फैक्टर बाय विच वोल्टेज सेंसिटिविटी इंक्रीज, तो भैया रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर का क्या होता है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस होता है करंट सेंसिटिविटी अपॉन वोल्टेज सेंसिटिविटी, ये होता है, फाइंड द फैक्टर, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या हो जाएगा, Vs इक्वल टू क्या हो जाएगा, Is अपॉन क्या हो जाएगा G। अब नया वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या हो गया बेटा, Vs डैश इक्वल टू कितना हो गया, Is 20% बढ़ा है, तो 20% बढ़ने का मतलब क्या हो गया, 1.2 Is हो गया, और G भी 2 गुना हो गया है, G कितना हो गया है, डबल, 2G, कितना हो गया 2G। तो अब आपसे क्या कर रहा है, Vs डैश अपॉन Vs निकालने के लिए कह रहा है, तो Vs डैश अपॉन Vs निकालेंगे तो इसका मतलब 1.2 अपॉन 2 आएगा, सब तो कट पिट जाएगा, 1.2 का मतलब 0.6 आएगा, अब 0.6 क्या होता है, 3/5 होता है कि 5/7 होता है, अरे 3/5, ये देखिए ये 3/5 हो जाएगा, ठीक है बच्चा लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन देखना, 20% बढ़ेगा तो 1.2 हो जाएगा, 30% 1.3, 50 1.5 हो जाता, और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस भी डबल हुआ है तो फैक्टर यहां से निकल जाएगा। फिर उसके बाद 40 क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, ये देखो ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन, सब देखिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, इससे आपका पूरा एकदम माइंड का इस समय विकास होगा, डेवलपमेंट होगा, ठीक है, और जो भी खींचातान से आप चल रहे हैं इस समय
जो भी आपके मानसिक कष्ट हैं वह दूर होंगे। मानसिक कष्ट को दूर रखिए, ठीक है, पढ़ाई करते रहिए। और इस समय क्या है, बहुत सोचिए मत, ये सोचिए कि जितना सोच रहे हैं उतने देर में आप एक दो फार्मूला तैयार कर लेंगे। सोचिए मत, कुछ भी मत सोचिए बेटा, थोड़ा सा भी टेंशन मत लीजिए। चाहे आपने समय को गंवा दिया है, चाहे आपने खेला है, चाहे आपने कूदा है, चाहे घूमा, कुछ मत सोचिए। जितना समय हो सके उतना पढ़ते रहिए, उतने में आप उसको कवर करते रहिए, कलेक्ट कर दीजिए, ठीक है। जो बीत गया उस बात को क्या है, याद मत करिए। हाँ, कि मैंने उतना समय मिला था दिसंबर में, पूरा ठंड में हम सो गए, ठीक है, गर्मी में हम घूम गए, ठीक है, ये सब मत कुछ सोचिए। इस समय जितना समय मिला हो, खाली एक चीज करिए, पढ़ते रहिए, जो भी हो जाए। मतलब वहां बिना टेंशन की पढ़ाई होनी चाहिए। ये नहीं कि पढ़ते वक्त टेंशन आ जाए कि अरे झुट्ठम हम पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते। अरे जितना हो सके सामर्थ्य पढ़ते रहिए। इस समय सोचिए ही मत मेरा क्या होगा, ठीक है, सोचिए ही मत कि क्या है, सिलेक्शन होगा कि नहीं हो, बस पढ़ते रहिए। क्योंकि आप कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है, बस ये कर सकते हैं, केवल एक काम, पढ़ सकते हैं। और वही पढ़ाई आपकी अच्छी है तो आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, वही आपको हर जगह क्या है, आगे बढ़ा देगा। तो द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द प्रोटॉन इंक्रीजेस बाय 75%। देखिएगा, अब देखिए, द मोमेंटम इज डिक्रीज बाय पी नॉट। पी नॉट का मतलब ये देखिए P2 माइनस P1 दिया है। P2 माइनस P1 कितना दिया है, P नॉट। फिर पूछ रहा है P नॉट इनिशियल क्या होगा, क्या इनिशियल क्या होगा। तो ये बेटा ये बताओ, ठीक है, आप जानते हो कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ में मोमेंटम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, वेवलेंथ। ये P1 हो गया। P2 क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीजेस बाई है, तो लैम्डा प्लस 75% का मतलब कितना हो गया, 75% का मतलब क्या हो गया, लैम्डा प्लस 3/4 लैम्डा, यानी P2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कितना हो गया, 7 लैम्डा बाई 4। चलो P2 बाई P1 कर दो, P2 बाई P1 कर दोगे तो क्या जाएगा, 4/7। दोनों तरफ एक माइनस कर दो तो ये देखो क्या जाएगा, P2 माइनस P1 अपॉन P1। और ये क्या गया, -3/7। माइनस साइन बता रहा घट रहा है, माइनस साइन बता रहा क्या है, घट रहा है। P2 माइनस P1 की वैल्यू कितनी है बेटा, P नॉट है। इनिशियल मोमेंटम ये है, ये कितना आ जाएगा, -3/7, या P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -7 P नॉट बाई 3। माइनस साइन बस ये बता रहा घट रहा है और कोई नहीं है, तो इसका मतलब दूसरा वाला होगा। देखना, ये 75% बढ़ा है तो इसका मतलब 3/4 बढ़ा है, ठीक है। बाई में हमेशा ऐड हो जाता है, अगर यही इंक्रीज टू रहता तो केवल 3/4 रहता, ठीक है ना। तो इंक्रीज बाई है तो इसीलिए लैम्डा प्लस 3/4 हो गया है। 40 के बाद 41 में चलते हैं। 41 क्या करा बेटा, ठीक है, 41 में करा है, ठीक है, ये मास लगे हुए हैं, इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आए, कहा जा रहा है कि भैया ये टेंशन टी डैश निकालिए। तो इसके लिए भाई आप जानते ही हैं, क्लास में भी मैंने बताया है, जिस पॉइंट का टेंशन निकालना हो उसके पीछे का सारा मास ले लिया करो। ये देखो, ये m1 प्लस m2 ले लो इनटू मेन फोर्स। ये मेन फोर्स का मतलब ये टेंशन, तो m1 प्लस m2 टेंशन अपॉन टोटल मास, अपॉन टोटल मास। ये काम कर लिया करिए तो आ जाएगा। ये निकालना होता, इसका टेंशन निकालना होता, मान लो यहाँ टेंशन T डबल डल्स होता, तो पीछे का मास, इसके पीछे का मास एक का मास है, ठीक है। अप्लाइड फोर्स कितना है, T अपॉन टोटल मास। टोटल मास का मतलब m1 प्लस m2 प्लस m3। ये कौन सा टेंशन है बेटा, ये T डबल डैश है। T डैश निकालना है, T डैश, तो T डैश का मतलब देख लीजिए, ये निकालना है T डैश निकालना, पीछे का मास, पीछे का मास का मतलब m2 प्लस m1 इनटू टेंशन अपॉन टोटल m1 प्लस m2 प्लस m3, m1 प्लस m2 प्लस m3। ये काम कर लीजिए। 41 के बाद 42 पे चलते हैं। 42 क्या करा है, ए बॉडी एट रेस्ट ब्रेक अप इनटू थ्री पार्ट्स। If two parts having equal masses fly off perpendicular to each other with a velocity of 12 meter per second, then the velocity of third part which has 3 times mass of each part। तो इसका मतलब कैसे होगा बेटा, इसके लिए देखिए, मान लीजिए इसका मास है, एक टुकड़ा उड़ा ये m 12 मीटर पर सेकेंड से, एक टुकड़ा उड़ा m, ये भी कितने से बेटा, 12 मीटर पर सेकेंड से, कितने से, 12 मीटर। फिर कह रहा है कि भैया थर्ड पार्ट विच हैज 3 टाइम ऑफ मास, ठीक है, तो थर्ड पार्ट ऐसे उड़ेगा 3m और उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, v डैश। ध्यान देना, इन दोनों के रिजल्टेंट के विपरीत ही जाएगा, मतलब ये 2 डायमेंशन है, 3 डायमेंशन नहीं है बेटा। इन दोनों के रिजल्टेंट के जैसे इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, तभी तो इक्विलिब्रियम में आएगा। ये देखिए, इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, इनके अपोजिट जाएगा। तो अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से क्या होगा, मैंने आपसे क्या कहा था, जब भी ऐसे क्वेश्चन हो तो उसके लिए P3 इक्वल टू अंडर रूट क्या कर दीजिएगा, P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर कर दीजिए। और देखिए ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो इसका मतलब ये कितना आएगा, 45 डिग्री आएगा। कितना आएगा,
45 डिग्री। तो जब ये 45 डिग्री आएगा तो ये बताइए 45 एक लाइन पर 180 होता है, तो ये एंगल कितना आ जाएगा 135। सिमिलरली ये एंगल कितना आ जाएगा 135, कितना आ जाएगा, ठीक है 135। ठीक, तो अब P3 कितना होगा, ये देखिए 3m v डैश, ये क्या है 12m 12m, तो इसका मतलब 12m√2, m से m कट गया, यानी v डैश इज इक्वल टू 3 4 √2, इसका मतलब 4√2 मीटर पर सेकेंड, एन एंगल ऑफ 135 डिग्री ईच। मतलब देखिए एक से एंगल क्या है 135 डिग्री ईच। आ सकता है, इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है बेटा। 43 देखिए क्या कर रहा है, द ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हार्मोनिक ऑसिलेटर इज पैराबोला। नहीं भाई पैराबोला नहीं, एलिप्स बनता है। जैसे x इक्वल टू आप जानते हैं, मान लीजिए x इक्वल टू आप a sin ओमेगा t ले रहे हैं, तो बेटा वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी जो हो जाता है a ओमेगा cos ओमेगा t। तो अब देखिए यहाँ पे x बाई a कितना हो गया sin ओमेगा t, ठीक है बेटा, और v बाई a ओमेगा कितना हो गया cos ओमेगा t। अब जरा देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन क्या ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, यानी ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी और प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी को 1 कहेंगे। तो ये बताइए किसका इक्वेशन होता है, एलिप्स का इक्वेशन होता है। तो असरसन सरासर क्या कह रहा है, पैराबोला कह रहा है, गलत कह रहा है। रीजन क्या कह रहा है, वेलोसिटी डज नॉट चेंज यूनिफॉर्मली विद डिस्प्लेसमेंट इन हार्मोनिक मोशन। तो भैया वेलोसिटी यूनिफॉर्मली कहां चेंज होती है, वेलोसिटी और इसका जो ग्राफ मिलेगा वह कैसा मिलेगा, कॉस का ग्राफ मिलेगा, तो यूनिफॉर्मली नहीं चेंज होती है, ठीक है ना। तो वेलोसिटी सही बोल रहा है, डज नॉट चेंज यूनिफॉर्मली, तो रीजन सही बोल रहा है, असर्शन गलत बोल रहा है। 43 के बाद 44 चलते हैं। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी देखना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्किट इज एफ इफ द कैपेसिटेंस इज मोर 4 टाइम्स देन द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी विल बी एफ इक्वल टू 1/2 पाई 1/√LC। देखिएगा 1/2 पाई 1/√LC कह रहा है कि if the capacitance means 4 टाइम इनिशियल वैल्यू, तो कैपेसिटेंस अगर 4 गुना हो जाएगा तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, बताइए फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी भाई ये 4 गुना हो रहा है, ठीक है, ये 4 गुना हो जाए तो एफ डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2f 1/√L इंटू 4c। 2 बाहर हो जाएगा, 2 बाहर हो जाएगा तो इसका मतलब f/2 हो जाएगा, यानी f/2 हो गया। 44 के बाद 45 देखिए क्या है, ये अच्छा उसका ये आ गया है, लग रहा है क्वेश्चन, ये उसका फोटो आ गया है, सरक जाता है कभी कभी, ठीक है। इसके पहले वाले का क्वेश्चन, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इन वेबर फाई इक्वल टू 3t² प्लस 4t प्लस 9, यानी फाई इक्वल टू क्या हो गया 3t² प्लस 4t प्लस 9 हो गया, ये देखिए फाई आ गया। देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ E इक्वल टू कितना हो गया -d∅dt, -d∅dt का मतलब 60 हो गया प्लस 4 हो गया, t इक्वल टू 2 रख दीजिए, t इक्वल टू 2 रख देंगे, 12 प्लस 4 16 -16 का मॉड वैल्यू 16 वोल्ट। तो उसके बाद 46 पे आ जाते हैं, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ईच क्यूबिक मीटर ऑफ गैस 180 m एंड 27 डिग्री, ठीक है। तो इसका मतलब पीवी इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, पीवी इक्वल टू NKT, n कितना हो जाएगा ये बताइए, पीवी अपॉन KT। पीवी का मतलब क्या हो गया 10⁵, V का मतलब 1 क्यूबिक मीटर है, 1 × 1 × 1 ईच क्यूबिक मीटर, ठीक है 1 है, और K का मतलब 1.38 × 10⁻23। टेम्परेचर 27 का मतलब 300 ले लीजिएगा, कोई ना कोई जरूर आ जाएगा, एकदम आएगा, क्यों नहीं आएगा। ये देखिएगा 1.3 × 10⁻23 है, ये 300 है, क्या है 300 है, ठीक, तो कोई ना कोई जरूर आ जाएगा। फिर 47 के बाद, कंसीडर ए बॉब ऑफ पेंडुलम ऑफ मास इतना कैरिंग इलेक्ट्रिक चार्ज इतना, हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इतना, रेस्ट द एंगल मेड बाय पेंडुलम विद द वर्टिकल। कंसीडर ए बॉब ऑफ पेंडुलम ऑफ मास ये कैरिंग इलेक्ट्रिक चार्ज इतना, हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हॉरिजॉन्टल, जैसे मान लीजिए ये हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई बॉब अगर रखेंगे तो इस पे देखिए ऐसे फोर्स लगेगा, एक फोर्स QV इधर लगेगा और एक उसका वेट क्या है EMG लगेगा, वेट EMG लगेगा, ठीक है EMG। फिर कह रहा था एंगल मेड बाय द पेंडुलम विद द वर्टिकल, मतलब ये एंगल थीटा कह रहा है, ठीक है, ये थीटा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा tan थीटा कितना हो जाएगा, ये भी थीटा होगा, ये ना सही है ना, हाँ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये भी tan थीटा होगा, तो tan थीटा कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी QE बाई कितना हो जाएगा mg।
Q बाई mg। Q पता ही है आपको, E पता ही है आपको, मास पता ही है, G पता ही है, रख दीजिए, कोई न कोई मिल जाएगा। ठीक है, 48 देख लीजिए इस तरह का क्वेश्चन। टू सिमिलर बलून्स आर टाइड टू एल मीटर। ठीक है भैया, सब इस टाइप के क्वेश्चन क्लास में हुए हैं। हाँ, ये देखिएगा Q है। द बलून्स बिगिन फ्लोट इन एयर डिस्टेंस आर, इफ द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द बलून सेम देन द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन ईच बलून विल बी। तो अब देखो बेटा, ऐसे क्वेश्चनों के लिए क्या होता है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन सा फोर्स इनको इक्विलिब्रियम में ला रहा है। तो ये देखो, एक इनके और इनके बीच में पक्का है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। वह कितना हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। एक्शन रिएक्शन के कारण ये देखिए टेंशन लगेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, टेंशन लगेगा। अगर इधर थीटा है, कौन थीटा दिया है, ये तो थीटा यही दिया होगा, टू सिमिलर बलून्स टाइड टू, ये थीटा, यही थीटा दिया होगा, पूरा नहीं दिया होगा, ये थीटा होगा, ये थीटा है, तो भैया ये भी थीटा होगा। इस टी को जरा बैलेंस करो, ये टी कॉस थीटा हो गया और ये क्या हो गया, टी साइन थीटा हो गया। क्यों भाई, हो गया कि नहीं? तो अब देखिए, टी साइन थीटा तो पक्का है किसके बराबर हो गया, टी साइन थीटा जो है बिना सोचे समझे आप कर सकते हैं। टी साइन थीटा जो होगा वह किसके बराबर हो जाएगा, टी साइन थीटा के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। और ये देखो, टी कॉस थीटा इसका भी लगेगा, टी कॉस थीटा इसका भी लगेगा, इसका भी होगा, 2t कॉस थीटा जो है mg के बराबर होगा। इसका मतलब टी कॉस थीटा जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, mg/2। चलिए दोनों को डिवाइड कर देते हैं, टेन थीटा कितना बन जाएगा, 2k स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर mg बन जाएगा कि नहीं? यहां से आप क्या कर सकते हैं, क्या पूछा गया है, द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज निकाल सकते हैं, यानी q स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, आर स्क्वायर mg टेन थीटा अपॉन कितना हो गया, 2k। यहां से हटाएंगे तो क्या जाएगा, 1/2, यानी 4 वाला। 48 के बाद 49 देखिए क्या कर रहा है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, नीट में आ चुका है, फिर आ सकता है। करा कि ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट बताइए। देखिएगा, ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट, तो इसके लिए सबसे पहले देख लीजिए, ये दोनों सीरीज में हो गए, 3 सीरीज में कितना होता है, 6 और 6 पैरेलल में कितना हो गया, 3, फिर 3 क्या हो गया, 6 और 6 पैरेलल में कितना हो गया, 3 कितना होता है, 6, फिर 6 पैरेलल में कितना हो गया, 3 कितना होता है, 6, अब फिर 6 और 3 पैरेलल में हो गया, 18/9 यानी 2 ओम आएगा। कितना जाएगा, 2 ओम हो जाएगा। 49 के बाद चलते हैं 50 क्वेश्चन पे। 50 क्वेश्चन देखिए, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। द सर्किट गिवन बिलो द ईएमएफ ऑफ सेल इज 2 वोल्ट। ईएमएफ सेल का कितना है भैया, ध्यान दीजिएगा, ईएमएफ सेल का 2 वोल्ट है, एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल। द रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर इज 80 ओम। रेजिस्टेंस जो है वोल्ट मीटर का 80 ओम। द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर विल बी, तो देखो भैया, फिर वही पोटेंशियल का डिवीजन। पहले बताओ, ये 80 पैरेलल में आ जाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये पहले बताओ, 80 पैरेलल में कितना हो जाएंगे, ये 20 ओम हो गया, और ये देखिए 80 पैरेलल में कितना हो जाएगा, 40 ओम। अब ये 2 वोल्ट इन दोनों में बटेगा तो इसका मतलब बी डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये देखिए वोल्टेज कितना है 2, ये कितना है 40 है, कितना है 40, अपॉन क्या हो जाएगा 40 और 20 60, 0 से 0 कट गया। ठीक है, ये 2 से 3 कट गया, यानी 4/3 का मतलब 1.33 वोल्ट हो गया। 4/3 का मतलब 1 कितना हो गया, 33 वोल्ट हो गया। ठीक है ना बच्चा, तो इस तरह से ये 50 क्वेश्चन आपके डिस्कस हो गए। ठीक है, इनको पढ़ते रहिए, ठीक है, अच्छे से ध्यान देते रहिए। थैंक यू बच्चों।